हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। जी स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझा जाता है, इसको कभी रटा नहीं जाता है। इसलिए आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सेक्शन सी, जो कि आपकी ग्रामर का पोर्शन है। तो आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा और राइट आंसर गेस करते जाइएगा। अगर पॉसिबल हो तो आप राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, अपनी ग्रामर का लेवल चेक कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ग्रामर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये आपको जो क्वेश्चन आता है इसमें क्या कहा जा रहा है। फिर इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स एनी फाइव। तो सबसे पहले आप इसको ही समझ लीजिए कि यहां पर जो आपसे कहा जाएगा उसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछी जाएगी। तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको बता देना है, मतलब कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको बताना है। मतलब जो 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ये आपके वर्ब से रिलेटेड होंगे। जी स्टूडेंट्स, वर्ब से रिलेटेड होंगे। वर्ब के बारे में आपने जाना होगा, जो कि एक एक्शन होता है, क्रिया होता है, एक्शन वर्ब। तो वर्ब से रिलेटेड ही क्वेश्चन जहां पर पूछे जाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जिसको हम V1 कहते हैं, और V2 सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म जिसको कहा जाता है, और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब में ING भी यूज़ किया जाता है और SES भी यूज़ किया जाता है। इसके रूल्स आपने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में समझ लिए होंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, इसमें क्या कुछ पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर कहा जा रहा है सोहन वॉज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही ब्लैंक स्पेस मी अ गिफ्ट। अब इसमें ऑप्शन आपको एक ही दिया गया है, गिव। अब गिव का मतलब तो आपको पता होगा, इजीली तरीके से आप जानते होंगे, गिव मतलब होता है देना। लेकिन यहाँ पर गिव की कौन सी फॉर्म यूज होगी, ऐसा मत मान के चलिएगा कि जो गिव है गिव ही यहाँ पर फिल हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं। आपको ये पहचानना है कि इसमें वर्ब की जो गिव दिया गया है, गिव की कौन सी फॉर्म पुट करना है जो राइट फॉर्म होगी। तो पहले हम इस क्वेश्चन को ही समझते हैं, इसका मतलब क्या निकला। देखिए, सोहन वॉज सो फुल ऑफ जॉय, मतलब सोहन जो था, मतलब वाज मतलब होता है 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होता है था, तो सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय, मतलब कि जो सोहन था वो फुल जो से भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा आनंदित था। दैट मतलब सेंटेंस आपका पास्ट में जा रहा है, तो ही ब्लैंकेसेस मी अ गिफ्ट। तो जब सेंटेंस पास्ट में जा रहा है आपको पता चल रहा है वाज से, क्योंकि वाज का मतलब होता है था। मतलब सोहन वाज मतलब सोहन था, क्या था, सो फुल ऑफ जॉय था, बहुत ही ज़्यादा खुश था, आनंद से भरा हुआ था। दैट ही, तो गिव की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म आ जाएगी गैव। तो इसका राइट आंसर होगा गैव। दैट ही कि ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, उसने मुझे एक तोहफा दिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो गेव होगा, जो कि V2 होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गिव की सेकंड फॉर्म गेव यहाँ पर यूज की जाएगी। तो राइट आंसर होगा हमारा गेव। सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही गेव मी अ गिफ्ट। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ। तो गिव नहीं आएगा यहाँ पर, गिव की सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वेर ही रीच द बस स्टैंड। अब इसको समझ लिए, वेर ही रीच्ड मतलब क्या होता है, पहुंचा। क्या होता है, पहुंचा। तो रीच मतलब होता है पहुंचा। तो रीच की पास्ट फॉर्म है यहाँ पर V2 है, मतलब पहुंचा। तो इसको आप समझ लीजिए, वेर ही रीच द बस स्टैंड, जब वह बस स्टैंड पहुंचा। द बस हैड ऑलरेडी, ये जा रहा है आपका पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में द बस सब्जेक्ट है, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी द बस हैड ऑलरेडी। तो अब आपको पता होगा कि पास्ट जो परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है स्टूडेंट, V3 का यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट से मतलब नहीं है, किसी भी परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सारे परफेक्ट टेंसेज में हमें यूज करना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, V3 का यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा ना। तो द बस हैड ऑलरेडी, तो अब यहाँ पर आपको दिया जा रहा है लीव। तो लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए बच्चों। लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। जी हाँ, सेकंड फॉर्म भी यही होती है। तो इसका राइट आंसर होगा लेफ्ट। वेर ही रीच द बस स्टैंड, द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जब वे बस स्टैंड पहुंचा, बस ऑलरेडी लेफ्ट हो चुकी थी, निकल चुकी थी, जा चुकी थी। क्लियर हो रहा है ना बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेफ्ट। तो यहाँ पर हमें यूज करना है लीव की थर्ड फॉर्म, जो कि लेफ्ट है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। हो सकता है आपने भी इसका राइट आंसर गेस किया हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे जरूर बताते जाइएगा कि आपके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड नंबर का
क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही ब्लैंक दिया जा रहा है, इज अ गुड एक्सरसाइज। देखिए इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर आपसे स्विम अकेला सिंगल वर्ड दिया है, तो स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। आपने देखा होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है। किसके बाद आती है? सब्जेक्ट के बाद आती है, मतलब या तो नाउन होता है सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन होता है। तो ये जो स्विम है, तो स्विम का यहाँ पर यूज करना होगा आपको स्विमिंग। क्या यूज करना होगा? स्विमिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा स्विमिंग। तो ये जो स्विमिंग है एज अ नाउन वर्ब कर रहा है यहाँ पर, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज मतलब कि तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छा व्यायाम है। तो राइट आंसर होगा स्विमिंग, क्योंकि स्विम के बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद कभी वर्ब नहीं आती है। सब्जेक्ट के बाद मतलब कि सब्जेक्ट के बाद मतलब कि वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सॉरी। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्विमिंग जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ये जो स्विमिंग है ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। ब्लैंक इसमें द न्यूज ही बिकेम प्लेज्ड, तो इसमें भी वही ऑप्शन है, आपको ऑप्शन दे देंगे हेयर और हेयरिंग। अभी हमने करा है तो इसका राइट आंसर होगा हेयरिंग। हेयरिंग द न्यूज मतलब न्यूज सुनकर वे प्लेज्ड हो गया, वे प्रसन्न हो गया। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा बच्चों? हेयरिंग होगा, हेयर नहीं आएगा। ठीक है, हेयरिंग द न्यूज, हेयर द न्यूज नहीं होता है, हेयरिंग द न्यूज ही बिकेम प्लेज्ड, न्यूज सुनकर वे प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है ना? सारी डाउट आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि 95 प्लस की सीरीज चलाई जा रही है। 95 प्लस मार्क्स आपको इंग्लिश में दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है। बस शर्त यह है कि हमारी सारी वीडियोस को 1 बाय 1 देखते जाइएगा, पॉसिबल हो तो सबके नोट्स बनाते जाइएगा। जितने भी आपके लिए मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो या फिर आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हो या फिर एक्सटेट हो, उन सबके नोट्स कंप्लीट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। आई एम यूज टू ब्लैंक स्पेस अ गिलास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। जल्दी से आंसर गेस कर लीजिए, टेक या टेकिंग। अगर आप टेक थिंक कर रहे हैं या टेकिंग थिंक कर रहे हैं तो क्यों थिंक कर रहे हैं ये भी पहले आपको पता होना चाहिए। रूल क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ रूल क्या कह रहा है, उसके बाद आप क्लियर कर लेंगे, समझ जाएंगे खुद के टेक आएगा कि टेकिंग आएगा। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स अगर आप टेक सोच रहे हैं ना, तो पहले समझ लीजिए कि रूल क्या कह रहा है, टेक आपका आंसर राइट होगा कि नहीं होगा, इसको जरा समझ लीजिए। आई एम यूज टू तो आपने देखा, लेकिन ये देखिए कि ये यूज टू आ रहा है, ये एम के साथ आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है। तो बच्चों रूल ये कहता है कि अगर टू बी वर्ब के साथ, किसके साथ? टू बी वर्ब क्या होती है? यही इज एम आर होती है। टू बी वर्ब के साथ अगर यूज टू आता है, क्या आता है? यूज टू आता है, तो फिर आपको V4 का यूज़ करना होता है। इट मीन्स V1 में आपको ING लगाना होता है। जी हाँ, V1 में आपको ING लगाना होती है। ये जो यूज टू है ना, यूज टू, तो यूज टू के साथ V4 कब लगती है बच्चों? जब यूज टू का यूज़ किया जाता है इज एम आर के साथ, वाज वर्ब के साथ, मतलब टू बी के साथ। तो अब देख लीजिए जहाँ पर एम आ रहा है ना, आई एम यूज टू, तो टेक राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा टेकिंग। आई एम यूज टू टेकिंग अ गिलास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, इसका मतलब ये निकलता है किसी चीज़ का आदी होना। जी हाँ, आई एम यूज टू टेकिंग अ गिलास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, मैं सुबह एक गिलास दूध का लेने का आदी हूँ। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर टेकिंग। हाँ, अगर यहाँ पर एम नहीं आता, जी हाँ एम नहीं आता, तो इसका राइट आंसर होता आई यूज टू टेक अ गिलास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, ये इसका राइट आंसर हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर एम के साथ हो रहा है यूज, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो टेकिंग इसका राइट आंसर होगा, टेक नहीं होगा। कंसेप्ट क्या है मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, टेकिंग इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आपको एनी 5 करने के लिए आएंगे, लेकिन मैं आपको सारे ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, हिज आइस वर। तो देखिए हिज आइस वर मतलब ये तो सेंटेंस आपका जा रहा है पास्ट कंटिन्यूज में। जी हाँ, क्योंकि देखिए हिज आइस ये तो सब्जेक्ट है और वर हेल्पिंग वर्ब है, तो स्वेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों? स्वेलिंग होगी, SWELLING। स्वेलिंग इसका राइट आंसर होगा, इसमें आपको ING लगा देना है। हिज आइस वर स्वेलिंग, ठीक है, हिज आइस वर स्वेलिंग, तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वर्ब में आपको ING का यूज़ करना है, क्योंकि सेंटेंस आपका जो था ना ये आपका पास्ट में जा रहा है, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूज में, और पास्ट कंटिन्यूज में V1 प्लस ING का यूज़ किया जाता है। मतलब सारे ही कंटिन्यूज में V1 ING का यूज़ किया जाता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूज हो, पास्ट कंटिन्यूज हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूज हो, तो सारे कंटिन्यूज में हमें V1 ING का यूज़ करना होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो है 7 नंबर का क्वेश्चन। रवि इज ब्लैंक स्पेस फुटबॉल। तो अब देखिए ऑप्शन आपके सामने प्ले, प्लेइंग और प्लेड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रवि है, रवि आपका क्या है? सब्जेक्ट है, और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको चाहिए वर्ब
चाहिए। और वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पर, V1 में आपको ING चाहिए होगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया है, क्योंकि जब सेंटेंस कंटिन्यूस का होता है तो V1 ING का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर रवि इज़, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर यहाँ पर होगा प्ले का प्लेइंग। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेइंग, रवि इज़ प्लेइंग। और रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, रवि फुटबॉल खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, रवि फुटबॉल खेल रहा है, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूस में था इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में V1 ING का यूज किया जाता है। तो रवि इज प्लेइंग फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ ना, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ डबल से, आप मिला लीजिए जो आंसर मैंने आपको बताए हैं। देखिए फर्स्ट का हमने गेम यूज करा था, सेकंड का लेफ्ट था, थर्ड का स्विमिंग, फोर्थ का हेयरिंग, फिफ्थ का टैकिंग, और सिक्स का स्वेलिंग, और सेवंथ का प्लेइंग। ये इसके राइट आंसर हुए। ठीक है, अब आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बात करते हैं डुएस डायरेक्टेड के बारे में। तो देखिए डुएस डायरेक्टेड ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डुएस डायरेक्टेड को भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है, लेकिन अगर आप हमारी सारी वीडियोस को देखेंगे, स्पेशली जो ग्रामर के वीडियो लेक्चर हैं उसको आप डिटेल में समझेंगे, तो आपको डुएस डायरेक्टेड बनने लगेंगे और एग्जाम में इजीली तरीके से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बन जाएंगे, आप उनको सोल्व करके आ जाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं डुएस डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है। देखिए डुएस डायरेक्टेड, डू मतलब करिए, एज मतलब जैसे, डायरेक्टेड मतलब निर्देश दिया है, मतलब कि निर्देश अनुसार करिए, मतलब कि वैसा करिए जैसे आपको निर्देश दिया जाए, जैसे आपको डायरेक्शन दिए जाए, डायरेक्ट आपको किया जाए वैसा करिए जैसे आपसे कहा जाए। ठीक है, ये इसका मतलब होता है डुएस डायरेक्टेड, मतलब निर्देश अनुसार करिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। अब आपसे क्या कह रहा है, देखिए ब्रैकेट में यही आपको समझना है अच्छी तरीके से, मेक इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव आपको बना देना है। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले आपको ये पहचानना होगा, ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से टेंस का है, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, ये कौन से टेंस का है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है, प्ले, और ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है तो दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, ये आपको पहचान लेना है। पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर सेंटेंस को आप पहचान लेते हैं तो आपसे इजीली तरीके से बन जाएंगे, अगर आप नहीं पहचान पाते तो आपको प्रॉब्लम जा सकती है। तो अब आप पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, डू होती है या डज का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ होता है, डू या डज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डू या डज का यूज़ किया जाता है। तो अब सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पर डू, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल दे, इसलिए डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट इन द, फिर क्या कह रहे हैं आपसे, प्ले ग्राउंड, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाकर नहीं आते तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, डू द प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, पहले मतलब ये था कि दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, वे प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं। अब इसका मतलब निकल रहा है डू द प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, क्या वे प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, इसका आंसर यस या नो में आ जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दिया डू, और डू क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस था और सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, बहुत ज़्यादा आया, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, आई डू माई होमवर्क एट नाइट चेंज इनटू नेगेटिव, ये ज़्यादातर पूछा गया है। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे, जितने भी पेपर हुए हैं बोर्ड के, 10th के, 12th के, किसी भी क्लास के, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं, जो कि स्टूडेंट्स गलती कर आ जाते हैं, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे अगर आप डिटेल में समझ लेते हैं। तो आई डू माई होमवर्क एट नाइट, मैं अपना होमवर्क रात में करता हूँ, आई डू माई होमवर्क एट नाइट। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, उसके बाद डू आया है, आई डू माई होमवर्क एट नाइट। तो इसका राइट आंसर कैसे बनेगा, चलिए हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब करेंगे डू, और नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे नॉट, आई डू नॉट। अब आपको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगी डू। स्टूडेंट बस यही मिस्टेक कर जाते हैं, ये मेन वर्ब को नहीं लगा कर आते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आई डू नॉट डू, फिर आ जाएगा माई, फिर क्या कहा जा रहा है, होमवर्क, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए होमवर्क, तो ये होम यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, होमवर्क। फिर क्या है कह रहे हैं, एट नाइट, तो एट नाइट। ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा आप। तो इसका राइट आंसर बना आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट,
आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं अपना होमवर्क रात में नहीं करता हूँ, ये इसका मतलब निकल रहा है। तो अब ये गलती मत करना कि आई डू नॉट के बाद ये डू स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाकर आ जाते हैं, उनको लगता है कि सेंटेंस कंप्लीट हुआ जबकि वो सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, नहीं के लिए नॉट लगाया, और फिर ये मेन वर्ब चाहिए होती है, तो मेन वर्ब जरूर लिखना है। ठीक है, तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, मेक अ क्वेश्चन विथ वेयर, वेयर का यूज करते हुए आपको एक क्वेश्चन बना देना है, एक सवाल पूछ लेना है। माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, इसका मतलब समझ लीजिए मेरे जो फादर हैं वो कल भोपाल गए थे। कहाँ गए थे? भोपाल गए थे। तो वेंट आ रहा है ना, ये पास्ट में जा रहा है, यस्टरडे तो पास्ट में यूज होता है ना, तो यस्टरडे मतलब पास्ट में यूज होता है। माय फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, ये एक आंसर है, आपको एक सवाल बनाना है, एक क्वेश्चन बनाना है वेयर का यूज करते हुए। तो कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले आप यूज करिए वेयर, वेयर लगाइए, ये आपने लगा दिया। ठीक है, पास्ट की बात है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डेड। अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर रहे हैं कि माय लगा रहे हैं, माय नहीं आएगा, योर आएगा। जी हाँ, देख लीजिए, वेयर डिड माय फादर नहीं आएगा, यहाँ पर कर देना है आपको योर फादर। अभी बताऊंगा मैं क्यों आएगा, देखिए वेयर डिड योर फादर, उसके बाद गो आ जाएगा, गो, भोपाल हट जाएगा, और आपको लास्ट में लिख देना है यस्टरडे। जी हाँ, यस्टरडे क्यों आएगा अभी सब बताऊंगा, अभी देख लीजिए, पहले आंसर समझ लीजिए। वेयर डिड योर फादर गो यस्टरडे, अब इसको ट्रांसलेट करिए, वेयर डिड योर फादर गो यस्टरडे, कल आपके पिताजी कहाँ गए थे, कल आपके फादर कहाँ गए थे। तो आंसर आपके सामने था, माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, मेरे फादर जो हैं वो कल भोपाल गए थे। अब स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माय ही लगा रहे हैं, माय नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आप अपने आप से क्वेश्चन क्यों करेंगे कि आपको पता नहीं है कि आपके फादर कहाँ गए थे, अपने आप से सवाल क्यों करेंगे, इसको आपको योर कर दें। जैसे नाम पूछा जाता है ना, जैसे आपसे अगर आप बोले कि मेरा नाम रवि है तो आप कहते हैं माय नेम इज़ रवि, तो सवाल कैसे पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप आंसर बोलते हो ना माय नेम इज़, तो सवाल में आपको योर आता है ना, तो फिर योर को आप माय से प्लेस कर देते हैं, तो सवाल ही तो पूछना है, तो सवाल पूछना है तो यहाँ पर आएगा योर। जी हाँ स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट। वेयर डिड योर फादर गो यस्टरडे, कल आपके फादर कहाँ गए थे, आंसर आपके सामने था, माय फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। क्लियर हुआ स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, नोट करके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आंसर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। चलिए जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इट इज रैनिंग, चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको चेंज कर देना है, इट इज रैनिंग मतलब कि बारिश हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इट, हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी हैज़, और रेन में आप लगा दीजिए थर्ड फॉर्म, इट हैज़ रेन, इजीली बन गया, इट हैज़ रेन, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करना होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना होती है, तो V3 हमने लगा दी, इट हैज रेन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका सेकंड है वी वर्क डन, और इसको रीअरेंज करना है, मेक अ सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना सब्जेक्ट क्या है, वी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, वी हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे दी है डन, वी हैव डन, फिर क्या आएगा इसके साथ और फिर आपको यूज़ कर देना है वर्क, फुल स्टॉप लगा देना है, वी हैव डन और वर्क, वी हैव डन और वर्क, सबका यूज़ होगा, देखो वी यूज़ कर लिया, हैव यूज़ कर लिया, डन यूज़ कर लिया, और कर लिया, वर्क यूज़ कर लिया, ठीक है, वी हैव डन और वर्क, ये आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है, जिसका मतलब होगा हम अपना वर्क कर चुके हैं, हम अपना कार्य कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, 6 नंबर का, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, और नीचे कहा जा रहा है ही कैन विन द रेस्ट, कंबाइन द सेंटेंस, तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपका कंबाइन द सेंटेंस विथ सो दैट का यूज़ करके आपको कंबाइन करना है, ये सो दैट का यूज़ करके आपको यहाँ पे कंबाइन कर देना है। तो देखिए सो दैट का यूज़ करके कैसे कंबाइन करना है इसको ज़रा समझ लीजिए। तो देखिए द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, तो वेरी के प्लेस पर हमें यूज़ करना होता है सो, और दोनों ही सेंटेंस के बीच में लगाना होता है दैट। कैसे होगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट द, इसके बाद लिख दीजिए स्टूडेंट, ओके, द स्टूडेंट इज वेरी के प्लेस पर आप लगा दीजिए सो, उसके बाद फास्ट को जैसा का तैसा, द स्टूडेंट इज सो फास्ट, और दोनों ही सेंटेंस के बीच में आप लगाइएगा दैट, प्लेस नहीं है इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया हूँ, आपको कंटिन्यू लिखते चला जाना है। द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, विन द रेस्ट, ठीक है। द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस्ट, मतलब नेक्स्ट वाले में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, उस सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले बस आपको दैट लगा देना है।
ठीक है। और वेरी के प्लेस पर आपको सो का यूज़ कर लेना, द स्टूडेंट इज सो। तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस्ट। एक बार फिर से समझ लीजिए, वेरी के प्लेस पर यूज़ किया जाता है सो का, और दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में लगा दी जाता है दैट का, ठीक है। दैट का यूज़ कर लिया, दैट लगा दी जाता है, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस्ट। ओके स्टूडेंट, ये आंसर आपका क्लियर हुआ। तो 1 से लेकर आपको 6 एक्सप्लेन करा दिए। एक और है यहाँ पर 7 नंबर का डू और डायरेक्टेड कंबाइन सेंटेंस एज से कंबाइन करना। तो एज से कंबाइन करने के लिए आप अगर आपने इसकी ये देखा होगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ना। तो क्योंकि डू के बाद यहाँ पर एज आएगा ना, बीच में लगा, तो एज, डू एज डायरेक्टेड। तो क्या बनेगा एक बार अच्छे से समझ लो। अगर आपने ये देखा है तो बस यही तो करना है, ये डू लिख दो और एज लिख दो और डायरेक्टेड लिख दो। क्या लिख दो? डायरेक्टेड। बड़ी आसान चीज़ें पूछी गई हैं। डू एज डायरेक्टेड, लो ये हो गया है डू एज डायरेक्टेड। डू मतलब करो, कैसे करो, जैसे आपको डायरेक्टेड दिए जा रहे हैं। डू एज डायरेक्टेड, ये आपका कंप्लीट हुआ 7 नंबर का, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से 1 से लेकर 7 तक मैंने डू एज डायरेक्टेड को भी एक्सप्लेन करा दिया डिटेल में। वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंचा होगा, लेकिन अगर आप एंड तक बने रहे, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और एंड तक भी आपने यहाँ पर देखा हुआ है, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। फ्लैप्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे, डू एज डायरेक्टेड भी क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सारे ही दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।